तो बच्चों, इन माय लास्ट वीडियो हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर ये जो स्लाइड है वही खत्म किया था। और आज हम लोग आज इस इन वीडियो में जितना भी फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है वो बात करेंगे। सो देयर आर फोर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। पहला है एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, दूसरा है प्रमोशनल फंक्शंस, तीसरा है मैनेजरियल फंक्शंस एंड चौथा है कॉमर्शियल फंक्शंस। ठीक है। अभी इन सब का जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। ठीक है। तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फंक्शन इज इनोवेशन। बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर आपको बहुत ज्यादा फोकस इनोवेशन के ऊपर करना है। ठीक है। अभी इनोवेशन आप कौन सा टाइप का करोगे? या तो कुछ नया सोच के, कुछ हटके सोच के आप या तो कुछ नया प्रोडक्ट लाओगे मार्केट पे, राइट? या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ नया सा मार्केट ढूंढोगे जहां आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। और आप कुछ नया सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करोगे ताकि उससे अपना जो प्रोडक्ट है उसको और भी बेहतर बनाया जा सके। और एनीथिंग विच इज समथिंग न्यू जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ करोगे। ठीक है ना? तो आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर। दूसरा है आपका एबिलिटी ऑफ रिस्क टेकिंग। ठीक है। तो यू नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल एनफ टू टेक लॉस, टू टेक रिस्क। अभी रिस्क क्या है? इट इज एन अनसर्टेनिटी, राइट? रिस्क होता है अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल गेन। उसको हम लोग लॉस बोलते हैं, या सॉरी रिस्क बोलते हैं यहाँ। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपके पास वो थोड़ा कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप रिस्क ले सको अपने बिजनेस में। जो बंदा रिस्क नहीं ले सकेगा, he or she will never be able to become an entrepreneur। तो आपको इस फंक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, राइट? जब आप एग्जाम पे लिखोगे, सबसे पहले आप लॉस के बारे में लिखो। लॉस क्या चीज है, राइट? विच इज अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल गेन। और आप उसको ध्यान दोगे कि आपको बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये जो अनसर्टेनिटी है उसको मिनिमाइज करना है, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है। अभी और रिस्क मैनेजमेंट का और भी अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। अभी बात यह है, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? जब एक बिजनेस एक दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग वन, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। और एक बार समझाता हूं। व्हेन a business organization starting a new line of business which is not related to the existing one, it is known as diversification। आप सिंपल एग्जांपल मान लो आईटीसी का। देखिए, क्लासमेट इज आईटीसी ब्रांड। आईटीसी का होटल्स भी है और उन लोगों का डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी है। सो अभी क्लासमेट ब्रांड दो स्टेशनरी है। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ क्लासमेट्स विद द होटल बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पे। तो व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन इज? ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। और यहाँ आपको क्या देखना है? यू हैव टू इंश्योर दैट वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी एबल टू वर्क टुगेदर टू गिव यू अ बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो आप एक बार सुन लेना। ठीक है। और यहाँ आपको फोकस करना है रिड्यूस कॉस्ट इन प्रोडक्शन। तो ये जो वर्ड्स है जो मैंने यहाँ बोल करके रखा है ना, जब आप एग्जाम में लिखोगे इस बोल्ड लेटर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देके लिखना। whenever you are explaining these elements, please focus on these words। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे प्रमोशनल फंक्शंस के ऊपर। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल फंक्शन इज डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। ठीक है। आइडिया तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा वाला आइडिया, वैलिड आइडिया व्हिच इज अ वेरी गुड वन, उसके लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। इट्स टेक टाइम। ठीक है। बिकॉज हर एक अच्छा आइडिया आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। ठीक है ना? और वो कहाँ से आएगा? आप या तो एक्सप्लॉइट कीजिए न्यू एरियाज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस को, मोर प्रॉफिटेबल वेंचर्स को थोड़ा देखिए, और उसके बाद यू कैन डेवलप आइडियाज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो ये जो वर्ड्स है आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। और आप ये जो एग्जाम्पल आपके
एनसीईआरटी बुक में दिया है करसन भाई पटेल का, प्लीज उसको यूज कीजिए व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट डिस्कवर योर आइडिया। मूविंग नेक्स्ट, इट्स डिटेल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ क्या बोला गया है, the entrepreneur will estimate the total demand for the product. After determining the prospective demand for goods, he or she will think of arranging finances for the ventures along with availability of power, labor, रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी। तो आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना है, जो आपका आइडिया है उस आइडिया में दम कितना है, आपका प्रोडक्ट का डिमांड कितना हो सकता है, और ये डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगा, क्या आर यू कैपेबल एनफ टू अरेंज ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, आपको उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है। मूविंग नेक्स्ट इज कमिंग असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ ये बोला गया है, after making sure that the proposition is practical and profitable, the entrepreneur proceeds to assemble the requirements. He persuades some more people to join him on board. तो यहाँ आप इंस्पायर करोगे, इनवाइट करोगे, मोटिवेट करोगे सम क्वालिफाइड पीपल जो आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपके साथ जुड़ेंगे। एंड बाय जॉइनिंग योर हैंड, बाय जॉइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, they will also be helping you to move forward। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ, जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, आपको फैक्ट्री साइट चाहिए होगा, राइट, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डिसाइड करना होगा, यू नीड टू लुक फॉर सप्लायर्स, यू नीड टू लुक फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये सारा जो रिक्वायरमेंट्स है ना, आपको एकजुट करना होगा, यू नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल दोस। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। ठीक है, यहाँ बोला गया है द एंटरप्रेन्योर डिसाइड अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी ये वर्ड आपके लिए नया है ना, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आपको क्लास 12 बीएसटी में बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा, बट इन शॉर्ट में आपको बोल देता हूँ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर इज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अभी मान लेते हैं आपने बिजनेस किया और आपका कैपिटल है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से 2 लाख आपका खुद का है जो है ओनर्स फंड, और 8 लाख आपने लोन लिया है जो है बोरोड फंड। इस दोनों को मिला के बोला जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस आर एस्टिमेटेड फर्स्ट, देन द सोर्सेस फ्रॉम व्हिच मनी विल कम अप आर डिटरमाइंड। So long-term and short-term finance requirements are estimated and the sources of funds also been decided। तो पैसा कहाँ से आएगा, शॉर्ट टर्म फंड होगा कि लॉन्ग टर्म फंड होगा। शॉर्ट टर्म का मतलब है जहां से भी आप पैसा ला रहे हो उसको रिटर्न करना है 1 साल के अंदर। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है यू विल बी रिटर्निंग दैट अमाउंट ऑफ मनी इन ईएमआई बेसिस और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मे बी इन लॉन्ग रन में लेट्स से 5 साल, 7 साल, 10 साल के करीब। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर लिखना होगा जब भी आप फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन के ऊपर बात करते हो। मूविंग नेक्स्ट, प्लानिंग। ठीक है, अभी व्हाट इज प्लानिंग बाय द वे। ठीक है, प्लानिंग इज समथिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, दिस कम्स अंडर मैनेजरियल फंक्शंस। तो बीइंग एज ए मैनेजर ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, आपको प्लानिंग बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। यू नीड टू बी मास्टर प्लानर। प्लानिंग जितना ही अच्छा होगा, आपका आउटपुट ऑफ योर बिजनेस उतना ही अच्छा होगा, आपका बिजनेस का प्रोसेस उतना ही अच्छा होगा। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट। आप कुछ भी बिजनेस को देख लो, जितना भी बड़ा बिजनेसेस है, दे आर मास्टर इन प्लानिंग। नेक्स्ट एलिमेंट्स कम्स अंडर मैनेजरियल फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग, right? So every business enterprises needs the service of a number of persons to look after its different aspects। तो इसके ऊपर आपको क्या देखना है, you need to arrange, guide, you need to coordinate, you need to direct and control the activities of the factors of productions। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना होगा, आपको कंट्रोल करना होगा, आपको रॉ मटेरियल्स देखना है, जितना भी रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स हो, मेटेरियल, फिजिकल रिसोर्सेस हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, सब रिसोर्सेस को आपको एकजुट करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना, देन कम स्टाफिंग। ठीक है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, मैन पावर प्लानिंग करना होगा, रिक्रूटमेंट करना होगा, लोगों को आप सिलेक्शन कैसे करोगे, लोगों को आप प्लेसमेंट कैसे करोगे, राइट, आप उन लोगों को डेवलप कैसे करोगे, उनको प्रमोट कैसे करोगे,
if required how you are going to transfer them from one place to another, आप उन लोगों का जो जॉब है उसको कैसे अप्रेस करोगे, ये सब चीज स्टाफिंग के अंदर आता है। तो जब आप स्टाफिंग के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो जो भी यह अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है वो सब वर्ड्स आप यूज करो while you are writing your answers। ठीक है, मूविंग अहेड, डायरेक्टिंग। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली डायरेक्टिंग इज, राइट? यू आर शोइंग द पाथ टू योर एम्प्लॉइज, टू योर फॉलोअर्स कि कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है ना? सो इट इज कंसर्न विथ कैरिंग आउट डिजायर्स प्लान, it initiates organized and planned actions and ensures effective performance by subordinates। आपको उन लोगों को गाइड करना है, आपको उन लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, ताकि आपके जो लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट्स है, वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह दे पाए, तभी जाके आपका बिजनेस सक्सेस होगा। Then come leadership, right? So here you need to direct and guide and influence। आप इस वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जब आप लिखोगे अबाउट लीडरशिप। ठीक है, तो आपको पीपल को, लोगों को इंस्पायर करना है, इन्फ्लुएंस करना है, ताकि दे विल बी डूइंग द वर्क द वे यू वांट। ये याद रखिएगा, बीइंग एज ए मैनेजर आप लोगों को अपने मुताबिक काम करने मत दीजिएगा। ठीक है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि बाय लीडिंग देम यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम, ताकि वो लोग 100% दे, अच्छी तरह काम करे द वे यू वांट देम टू वर्क। नेक्स्ट कम कम्युनिकेशन। ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हो तो उसका बेसिक मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बिटवीन और टू और मोर पर्संस। ये लाइन आप यूज करोगे जब आप डिफाइन करोगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, अभी देखिए आपके बुक में ही लिखा हुआ है, वन एंटरप्रेन्योर स्पेंड्स 75% to 90% of their working time with communicating with others। तो बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर आपको बहुत सारे बातें करना होगा। आपको बात करना होगा आपके सप्लायर के साथ, कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ, राइट? तो सबको साथ मिला के चलना होगा। इसीलिए आपको आना चाहिए हाउ टू कम्युनिकेट। सो आपको इन फ्यूचर में एक पेपर मिलेगा बिजनेस कम्युनिकेशन बोल के, उस पेपर को आप बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा इन आवर हायर स्टडीज, राइट? तो जब आप लिखोगे कम्युनिकेशन के ऊपर, प्लीज फोकस ऑन दिस बोल्ड लेटर्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मैनेजरियल फंक्शंस, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के ऊपर आपको आने वाले चैप्टर्स में कुछ थ्योरीज मिल जाएंगे, जैसे कि मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी, मैकलेलन मोटिवेशन थ्योरी, और सारे बहुत कुछ। With the help of this kind of theories, you will be able to influence your followers. Followers in the means your subordinates, your employees, and any other people related to your business. ठीक है, so it is a psychological process। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ, देखिए लोगों का काम का जो कैपेबिलिटी है वो डिपेंड करता है उन लोगों का मोटिवेशन लेवल के ऊपर, राइट? तो आपको उनका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई करके रखना है, ताकि उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहे व्हाइल दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, राइट? उन लोगों का साइकोलॉजिकल, सोशल, सेफ्टी, इगो एंड इकोनॉमिक नीड्स के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि उन लोगों का मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहे और ताकि वो लोग अच्छी तरह काम कर पाए आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट मैनेजरियल फंक्शंस है सुपरविजन। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली व्हाट डज इट मीन, इट रेफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स एट वर्क टू इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको ध्यान देना है आपके एम्प्लॉयज के काम के ऊपर। जब आप ध्यान दोगे तभी आपको पता चलेगा हाउ इफेक्टिवली दे आर वर्किंग, ताकि वो लोग जो रिसोर्सेज उन लोगों को दिया गया है बहुत अच्छी तरह उसको यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन, राइट? So the entrepreneur has to make sure that the work of different segments is going according to the predetermined targets and corrective measures have to be initiated if there is any deviation। मान लेते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है,
इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा तालमेल है कि नहीं है, ये आपको देखना है। अगर नहीं है तो आपको उसको एस्टेब्लिश करना होगा, किस लिए नहीं है, होने के बाद भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब आपको देख के एक अच्छा करेक्टिव मेजर्स आपको लेना पड़ेगा। जब हम करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं, देन कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग कम्स। तो बेसिकली क्या करते हैं, प्लानिंग में हम लोगों ने जो भी प्लान किया था, पॉलिसीज लिए थे, वो सब अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, हमको वो सब देखना है, right? So control is the process which enables the entrepreneurs to get his or her company's policies implemented and take corrective actions whenever is required. The process begins with establishment standards of performance, measuring actual performance, comparing the actual performance with standards, finding deviations, and finally taking corrective actions. ठीक है, आपने प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट किया था, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू नीड टू चेक फॉर दैट। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन, फॉर व्हाट रीजन दे आर अनेबल टू कोप अप विद द वर्क व्हिच एक्चुअली इट वाज बीन प्लान्ड, एंड फाइंड आउट व्हाई इट इज वेरिएशंस, एंड देन आपको एक सॉल्यूशन के साथ आना होगा ताकि वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ। दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट। Then the last function of an entrepreneur is commercial function। उसका फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्शन। तो जब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, कमिंग अप विद द गुड्स एंड सर्विसेज which actually you wanted to offer into the market. So it is the creation of goods and services, and it consists of manufacturing, ancillary and advisory activities. तो बेसिकली आप देखिए, प्रोडक्ट, जब हम लोग प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं तब तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं। नॉट ओनली दैट, उससे इससे जो मिलता जुलता जो काम है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब चीज आपको वो सब के ऊपर भी ध्यान देना होगा व्हेन टॉक अबाउट प्रोडक्शन। ठीक है ना, ये सब एक्टिविटीज को ध्यान में रख के अच्छी तरह आपको आगे बढ़ के जाना है। मूविंग अहेड, फाइनेंस। तो फाइनेंस के ऊपर हम लोग एक बार बात कर ही चुके हैं। द नीड फॉर मनी इज अ कंटिन्यूअस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर दिन हर जगह आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा ही बिजनेस में। द डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ एन एंटरप्राइज रादर नीड्स मोर कमिटमेंट ऑफ फंड। अगर आप बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हो या फिर करने के प्रोसेस में हो, तो आपको पैसा की और भी जरूरत आएगा। So it is the duty of the entrepreneur to look and analyze into the various sources of finance and appropriately arrange for them। ये आपको देखना है। It is your duty कि जब भी पैसा का जरूरत हो, जब भी रिक्वायरमेंट हो, वो जरूर अवेलेबल रहे। मूविंग अहेड, मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग एक ऐसा चीज है ना, which will help you to generate revenue। आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, राइट? और अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस को बहुत अच्छी तरह मार्केट करना है, प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर वांट्स। कंज्यूमर को क्या चाहिए, वही चीज आप बनाएंगे तभी जाके आपका कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम पे मार्केटिंग के ऊपर लिखो, प्लीज फोकस कीजिए सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स के ऊपर। ठीक है, ताकि आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में पहुंचो मार्केट में। इसका मतलब यह है ताकि आप अपना जो कंपटीटर्स है उनसे आगे बढ़ पाए और अपना जो मार्केट पोजीशन है उसको अच्छा कर पाए। और उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स वेल। जितना अच्छी तरह अपने कस्टमर्स को जानेंगे, जितना अच्छी तरह यू विल बी एबल टू फुलफिल देयर डिमांड, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पर्सनल। यहाँ यह बोला गया है, दिस फंक्शन इज कंसर्न विथ एम्प्लॉयमेंट, development and compensation for personnel, the provision of working conditions and welfare measures to maintain a good workforce in the organization। देखिए, आप अकेले तो बिजनेस संभाल नहीं पाओगे, खड़ा नहीं कर पाओगे। आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होगा, आपको एम्प्लॉयज चाहिए होगा, बहुत सारे लोग चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको ये तो देखना ही होगा कि वो लोग अच्छी तरह काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ उन लोगों का जो वेलफेयर का काम है, जैसे कि उन लोगों का अच्छा सोचना, उन लोगों का अदर अदर फैसिलिटीज देना, वो सब भी आपको ही देखना होगा।
ताकि वो लोग अच्छा काम कर पाए। उन लोगों का जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो लोग आपका आपके कंपनी में दे पाए, एंड अल्टीमेटली यू विल बी ग्रोइंग फॉर दैट। देन accounting, it is defined as a systematic recording of entrepreneurial transactions and the record keeping of the entries of all transactions। देखिए, you all are, अगर मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम ऑफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, तो व्हाट इज अकाउंटिंग शायद यहाँ मुझे नहीं बोलने से भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जो अकाउंट्स से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कॉमर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, उन लोगों के लिए, जो हम लोग डे टू डे डेली बेसिस पे पैसा का लेन देन करता है, हर एक पैसा का रिकॉर्ड आपको रखना है। हर एक पैसा का। यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर विथ योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट ऑल द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फाइन, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे इसके बाद का जो पोर्शन है चैप्टर 1 का, उसको लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।